वेलकम टू SLK अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस के बारे में। इसका जो डिफरेंस है वो एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार, और इससे रिलेटेड प्राइस इंडेक्स का एक क्वेश्चन आता है। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात करी थी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बारे में। वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई का बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहले वो देखो फिर ये वीडियो देखना। अब वीडियो स्टार्ट करने के लिए डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। नोट्स जो है डेफिनेशन वगैरह वो तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके फॉलो करके आप लोग सारे नोट्स देख सकते हो। करंट और बेस ईयर प्राइस की कहानी क्या है? करंट ईयर प्राइस, करंट जैसे वर्ड क्या है, करंट मतलब जो साल चल रहा है उसका प्राइजेस, 2021 चल रहा है 2021 के हिसाब से प्राइजेस। और बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें कोई भी नेचुरल कलामिटीज़ नहीं होती हैं। नेचुरल कलामिटीज़ क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिस पर इंसान का बस नहीं होता है। मतलब बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, तो ये सारी क्या है? नेचुरल कलामिटीज़। इन सब पर इंसानों का असर नहीं है। क्यों हम ऐसे ईयर से कंपैरिजन करते हैं जिसमें नेचुरल कलामिटीज़ कम हुई होती हैं? इसलिए करते हैं अब देश के किसी भी कोने में, मान लो इंडिया के किसी भी कोने में बाढ़ आ गई है या अर्थक्वेक आ गया है। अर्थक्वेक आने से क्या हुआ? धरती हिल गई, सारी जितनी वहाँ की बिल्डिंग्स थी सब टूट गई, बिल्डिंग्स वगैरह टूट गई। तो वहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जिसमें लोग काम करते थे, लोग एम्प्लॉयड थे, लोगों को रोजगार देती थी जो इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज टूट फूट गई, अब खराब हो गई। तो जो लोग उन इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। अगर वो लोग एम्प्लॉयड रहते तो वो सरकार को टैक्स देते, मगर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, तो अब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से नेशनल इनकम पर असर होगा। और ऊपर से क्या हुआ? सरकार को जो जो लोगों की नौकरी या घर गया है अर्थक्वेक की वजह से, उन्हें पैसा देना पड़ेगा। 2020 है, ऐसा साल है जिसमें देश के दो जगह, किसी भी देश के दो जगह में अर्थक्वेक आया है, 2 बार अर्थक्वेक आया है। तो इसमें मान लो भगवान न करे गुजरात में भी अर्थक्वेक आ गया, हरियाणा में भी अर्थक्वेक आ गया, तो 2 जगह अर्थक्वेक आ गया, गुजरात और हरियाणा दोनों जगह के लोगों का नुकसान हुआ है अच्छा खासा। अगर ऐसे तो ऐसे मेरी नेशनल इनकम क्या है? कम आ गई, ठीक है, नेशनल इनकम कम हो गई। अगर मैंने ऐसे साल को ऐसे साल से कंपेयर कर दिया जिसमें सिर्फ एक जगह अर्थक्वेक आया है, एक बार अर्थक्वेक आया है, तो मेरी नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिखेगी। इसमें 2 बार अर्थक्वेक आया है, 2 स्टेट्स गुजरात और हरियाणा, 2 स्टेट्स के लोगों का नुकसान है, और इसमें सिर्फ एक स्टेट के लोगों का नुकसान है। तो इसके बदले में, मतलब इसके कंपैरिजन में ये इनकम बढ़ी हुई दिखेगी। तो सरकार क्या है? सरकार कह सकती है कि देखो भाई, हमने तो इतना अच्छा कर दिया, हमने नेशनल इनकम 2020 से 2021 में बढ़ा दी, जबकि वो नेशनल इनकम इनकी वजह से नहीं बढ़ी। सरकार ने कोई मेहनत नहीं करी उसको बढ़ाने के लिए, एक अर्थक्वेक कम आया इस वजह से बढ़ी है। इसलिए हम कहते हैं बेस ईयर से कंपेयर करो ऐसे साल से जिसमें बाढ़ वगैरह अर्थक्वेक जो है वो ना आया हो। उससे क्या हमें ग्रोथ असल में पता लगी, आया ही ना हो। अब नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना सामान बनाना है। अगर एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लो जैकेट है, कितनी जैकेट बनानी है एक कंपनी ने, जो जैकेट्स उसके बाजार में बिकती हैं, मल्टीप्लाई बाय बेस या करंट ईयर प्राइस। बेस या करंट ईयर प्राइस। अब बेस या करंट ईयर प्राइस क्यों लिखा है? करंट ईयर प्राइस क्या होता है? जैसे 2021 है तो 2021 का प्राइस। बेस ईयर का प्राइस क्यों लेते हैं? क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज कम हुई होती है, तो उस साल में जितनी भी चीज़ें बाजार में बिक्री होती हैं उसका प्राइस जो है वो नॉर्मल होता है, उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन क्या होता है? मान लो एक चीज़ है, मान लो जैकेट ही ले लो, जैकेट जो है वो 300 रुपये की है। मतलब साफ बोलूँ तो बुरा मत मानना, मतलब एक जैकेट की जो बिकने की जो औकात है जैसे, वो 300 रुपये की, यानी कि वो इतनी सुंदर दिख नहीं रही है, मगर मान लो वो जैकेट बाजार में 500 रुपये की बिक रही है। अब दिखने में वो तो इतनी अच्छी है नहीं कि मैं उसको 500 रुपये की खरीद लूँ, औकात नहीं है उसकी 500 रुपये की, मगर पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया नहीं, पूरे देश में वो जैकेट 500 रुपये की बिक रही है।
बिकनी 300 रुपये की चाहिए, बिक 500 रुपये की रही है, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जब उस चीज को जितने का बिकना चाहिए वो उतने की ना बिककर उससे कई गुना ज्यादा में बिक रही है, पूरे 200 रुपये ज्यादा में बिक रही है इस केस में, तो इसे कहेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ऐसे साल में क्या होता है, बेस ईयर वाले ईयर में इन्फ्लेशन नहीं आया होता, यानी चीज जितने की बिकनी चाहिए उतने की बिक्री होती है। ऐसे ईयर के प्राइस से अगर हम कंपेयर करते हैं नेशनल इनकम को तो हमें ग्रोथ पता लगती है। कैसे पता लगता है? सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नंबर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मान लो जैकेट जो है बाजार में 1000 जैकेट्स बिकती हैं एक कंपनी की, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो करंट की बात करते हैं, मान लो 500 रुपये की बिक्री है, तो नेशनल इनकम कितनी होगी? 5 लाख। इस साल हमारी नेशनल इनकम इतनी आई। अब बेस ईयर की बात करें तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? फॉर्मूला तो सेम है। मान लो अगर मैंने यहाँ क्या किया, 1000 ही रख दिया, इसमें भी 1000 थी, इसमें भी 1000 थी, ठीक है, और प्राइस जो है बेस ईयर ले लिया, मान लो मैंने 2020, मगर 2020 ये सिर्फ एक एग्जांपल है, क्योंकि 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 में कोरोना जैसी बीमारी आई जिसने हजारों लाखों लोगों की नौकरी काम सब छीन लिया। लोगों को तो बहुत नुकसान हुआ इस साल में, ये ऐसी नेचुरल कैलामिटी है, तो 2020 को कभी भी एक ऐसा बेस ईयर नहीं लिया जाएगा। फिर भी एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ले लिया, तो इस साल में 1000 जैकेट्स बाजार में बिक्री थी और 300 रुपये की बिक्री थी, तो 2020 में नेशनल इनकम कितनी थी? 3 लाख। अब सरकार क्या बोलेगी? देखो भाई, 2020 में नेशनल इनकम 3 लाख, 2021 में नेशनल इनकम 5 लाख, पूरे 2 लाख की नेशनल इनकम बढ़ गई। ये हमारी सरकार कितना काम कर रही है, ये बोलेगी सरकार। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बड़ा क्या है? बड़ा सिर्फ प्राइस है। इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे इन्फ्लेशन। इसे ग्रोथ नहीं कहेंगे, इसे हम सरकार की नाकामी कहेंगे कि इन्फ्लेशन आ गई। मतलब जिस चीज की औकात नहीं है 500 रुपये की बिकने की, वो भी 500 रुपये की बिक रही है। ये सरकार की नाकामी है कि सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। सरकार का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब पॉइंट क्या है कि करंट ईयर प्राइस में क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या क्वांटिटी और प्राइस दोनों चेंज हो सकते हैं, मगर बेस ईयर में सिर्फ प्राइस चेंज किया जाता है, ये जानने के लिए कि असल ग्रोथ हुई भी है कि नहीं हुई है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदल रहा है तो उससे ही पता लगा सकते हैं कि असल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। सही जो जीडीपी है वो ये 3 लाख वाली है, इसलिए कंपैरिजन हमेशा बेस ईयर से करते हैं। कोई भी सरकार करंट ईयर से कंपैरिजन कर रही है तो वो गलत दिखा रही है, आपको झूठ बना रही है कि जीडीपी बढ़ी है, जबकि जीडीपी नहीं बढ़ी है, जीडीपी उतनी की उतनी है। तो ये कहानी है करंट और बेस ईयर प्राइस की। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया होगा। डिफरेंस आ जाता है कभी कभी पेपर में, और 1 नंबर का क्वेश्चन भी कई हमेशा आता है, मतलब ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि भाई बेस ईयर से कैलकुलेशन होनी चाहिए या करंट ईयर से कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो सही कैलकुलेशन बेस ईयर से होनी चाहिए, पीछे मैंने बता दिया क्यों। अब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक साल में एक देश का एक रेसिडेंट बना रहा है, एक साल में एक देश का एक रेसिडेंट बना रहा है, करंट ईयर के प्राइस पर जो उसको मेजर कर रहा है उसे कहेंगे करंट ईयर प्राइस। और अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बेस ईयर के प्राइस पे मेजर हो रहा है उसे कहेंगे कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस। दूसरा बेसिस है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। अब एक चीज़ याद रखना, बेसिस डिफरेंस जब भी लिखो ना पेपर में, बेसिस ज़रूर लिखना। 12th के में ना क्या होता है, मतलब यार तुम 95 तक तो पहुंच जाओगे आराम से, मगर 95 से जो 100 की जो दौड़ है ना वो मुश्किल है।
उसमें वो छोटी छोटी हर चीज़ चेक करते हैं, हर चीज़। पहले तो आपका एग्जामिनर चेक करता है। अगर एग्जामिनर में मान लो बोल दिया कि 95 से ऊपर जा रहा है पेपर, तो वो पेपर हेड एग्जामिनर के पास जाता है। हेड एग्जामिनर फिर उसमें छोटी छोटी गलतियां देखता है। यानी कि नेशनल इनकम को NY लिखा है, चलो भाई नंबर काट लो, ठीक है। बेसिस नहीं लिखे, नंबर काट लो, आधा आधा नंबर काट लेंगे। मगर तुम्हें पूरा मतलब 95 से ऊपर अगर तुम्हारा 100 जा रहा है तो पूरा तुम्हें 100 नहीं लेने देंगे, काट काट के कहीं ना कहीं तुम्हें नीचे ले आएंगे वो। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करंट ईयर इट इज़ नॉट गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। क्यों, मैंने पीछे बता दिया। सही से इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर नहीं होती है करंट ईयर के प्राइस में, जबकि अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो सही से मेजर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि प्राइस बढ़ा बढ़ा के तुमने ग्रोथ दिखा दी, वो सही नहीं है। प्राइस को वही रखो, प्रोडक्शन बताओ तुम्हारी कितनी बढ़ी है, कम हुई है, तब पता लगेगी कि ग्रोथ हुई भी है कि नहीं हुई है। अब कॉज ऑफ चेंज क्या बोला था मैंने, करंट ईयर के प्राइस पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों बदल सकती हैं, जबकि कांस्टेंट ईयर के प्राइस पर प्राइस वही रख, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा, ठीक है। अब ये याद रखना, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट प्राइसेस को नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं और कांस्टेंट प्राइसेस को रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉमिनल और रियल ये दूसरे नाम हैं इनके, करंट और कांस्टेंट प्राइसेस के। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और डिफरेंस आए तो इसका एक पॉइंट बनाना। अब आता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज इट शोज चेंज इन लेवल ऑफ प्राइस इन 2 डिफरेंट ईयर्स। कोई भी 2 साल के प्राइस में क्या चेंज है ये वो बताएगा प्राइस इंडेक्स, ठीक है। फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो इस वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके देख लोगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा जो है वो अगले में आएगा, जिसमें रियल और नॉमिनल GDP की बात होगी। रियल और नॉमिनल GDP की बात होगी। इसमें बात हो रही थी रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम की, रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम की। अगली वीडियो में रियल और नॉमिनल GDP के बारे में बताऊंगी। तब तक इस वीडियो को देख लो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड फॉलो ऑन Instagram फॉर नोट्स।